पुष्पा फायर नहीं बल्कि वाइल्ड फायर बनकर फिल्म में आपको नजर आएगा। जिन भी लोगों ने पुष्पा 2 देखी है वो तो समझ ही गए होंगे कि आखिर इस बार पुष्पा हरगिज नहीं सुलेगा किसी की भी। जी हाँ, ये बात तो आप जानते हैं कि पुष्पा राज में ना तो किसी पॉलिटिशियन की चलती है ना किसी गैंगस्टर की, यहाँ पर तो चलता है पुष्पा राज। यही वजह है कि जिसे ना पैसों की परवाह है ना पावर का खौफ है और जो हर किसी की मदद के लिए सबसे आगे रहता है उसे कहा जाता है पुष्पा। जी हाँ, इस वक्त पुष्पा 2 को लेकर बॉक्स ऑफिस में क्या धमाल है वो तो आपने देखा ही है। पुष्पा 2 ने बॉलीवुड की सभी फिल्मों को पिछाड़ दिया है। ऐसे में अब अल्लू अर्जुन को पैन हीरो कहा जा रहा है, जिसे कि न सिर्फ भारत बल्कि कई अन्य देशों में भी पसंद किया जाने लगा है। फिलहाल आपके लिए गप्पू ताई हाजिर है। जिन लोगों ने पुष्पा 2 नहीं देखी है उनके लिए पुष्पा 2 की कहानी के साथ। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि पुष्पा 2 इस वक्त बॉक्स ऑफिस के साथ साथ टॉलीवुड और तो और लोगों के दिलों पर भी छाई हुई है। ऐसे में अब कई डायरेक्टर मेकर्स ने पुष्पा 2 की तारीफ करते हुए अल्लू अर्जुन को बेहतर एक्टर बता दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म की शुरुआत होती है पुष्पा की फाइटिंग के साथ। जी हाँ, जहां पर कुछ बदमाश पुष्पा से पंगा लेते हैं और उसके सामान से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इन दोनों की फाइटिंग होती है और फिर उसके बाद आता है श्रीवल्ली का सीन, जहां पर श्रीवल्ली मंदिर में जाती है एक मुकुट लेकर पूजा करवाने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर पुष्पा के पास अपने खानदान का नाम नहीं है क्योंकि उसके जो बड़े भैया हैं उन्होंने उससे खानदान का नाम छीन लिया है। ऐसे में पुष्पा बिना खानदान के सिर्फ पैसों के दम पर पूरे स्टेट या यूं कहें कि सभी लोगों के दिलों पर राज करता है। यहाँ पर जब श्रीवल्ली मंदिर जाती है मुकुट लेकर तो वहाँ पर पुष्पा के बड़े भाई भी मौजूद होते हैं और तो और उनका परिवार भी वहाँ पर मौजूद होता है। ऐसे में पुष्पा की जो वाइफ यानी कि श्रीवल्ली है वो मुकुट देती है पंडित जी को। तो जो बड़ा भाई है वो कहता है कि पंडित जी, पूजा करने से पहले जरा इनका कुल या फिर इनकी जात तो पता कर लीजिए। ऐसे में श्रीवल्ली पहले तो चुप रहती है और बाद में कहती है कि जिस तरीके से भगवान की ना तो कोई कुल होता है ना जात होती है, उसी तरीके से पुष्पा का ना तो कोई कुल है ना कोई जात है, आप ऐसे ही पूजा करिए। यहाँ से पूजा करने के बाद श्रीवल्ली चली जाती है। उसके बाद श्रीवल्ली और जो पुष्पा है उन दोनों का एक रोमांटिक सा सीन भी नज़र आता है किचन में, जहाँ पर जो श्रीवल्ली है उसकी फीलिंग्स जागती हुई नज़र आती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा इनका रोमांस होता है। वहीं पर अब यहाँ पर जो श्रीवल्ली है वो पुष्पा को ये कहती है कि उसे पुष्पा की एक फ़ोटो चाहिए सीएम के साथ, क्योंकि पुष्पा के पास इतना पैसा है कि वो सभी पॉलिटिशियंस को चला रहा होता है, वो फंड भी देता है, सिंडिकेट का वो मेन मेंबर होता है, लीडर होता है। तो वो पूरा जो फंड है वो भी पॉलिटिशियन के पास जाता है पुष्पा का। ऐसे में पुष्पा जाता है सिडप्पा के साथ सीएम से मिलने और यहाँ पर जब पुष्पा सिडप्पा के साथ जब वहाँ पर जाता है तो ऐसे में पहले तो पुष्पा बैठता है तो सिडप्पा कहता है कि बैठो मत, खड़े ही रहो। वो खुद भी खड़े हो जाता है सिडप्पा और पुष्पा भी खड़ा रहता है। और यहाँ पर जब फ़ोटो खिंचवाने की बारी आती है तो जो नरसिम्हा है वह पुष्पा के साथ फ़ोटो खिंचवाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं फंड तक तो सही है लेकिन हम फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते क्योंकि पुष्पा के साथ फ़ोटो खिंचवाने में उनके इंसल्ट हो जाएगी। ऐसे में पुष्पा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि श्रीवल्ली ने उसे ये बोला होता है कि तुम्हें सीएम के साथ फ़ोटो लानी है और पुष्पा कभी भी श्रीवल्ली की बात को टालता नहीं है। ऐसे में फ़िलहाल जो नरसिम्हा है वो पुष्पा को ये टोंट भी मारता है कि बीवी की बात जो सुनता है वो हमेशा कामयाब नहीं होता। फिलहाल पुष्पा को यहाँ पर बुरा लगता है और पुष्पा सिडप्पा को सीएम बनाने की बात करता है और जो पुष्पा है उसी वक्त सिडप्पा के साथ एक फ़ोटो भी खिंचवाता है और कहता है कि तुम एक डेट पूरा कंफर्म करता है कि अगले महीने की इस तारीख को तुम सीएम बनोगे और जितना पैसा लगेगा उसका खर्चा पुष्पा करेगा। यहाँ पर जब पुष्पा जो है उससे पूछा जाता है मीडिया की तरफ से कि हाँ आपने मतलब सीएम के साथ फ़ोटो नहीं ली, क्या कहना चाहेंगे, तो उसने मतलब वो ये ऐलान करता है कि
जो सीएम है वो खुद उसके घर पर आएंगे, खाना खाएंगे और फिर वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाएंगे, वो भी उसके पूरे परिवार के साथ। तो यहाँ पर जो पुष्पा है, जब वो घर जाता है और श्रीवल्ली कहती है कि तुमने फ़ोटो नहीं ली, तो पुष्पा अपनी वाइफ को भी यही बोलता है कि सीएम खुद घर पर आएंगे और फिर फ़ोटो खिंचवाएंगे और मटन खाने के लिए आएंगे। यहाँ पर फिलहाल ये वाला सीन चल रहा होता है। उसी तरफ जो पुष्पा का यानी कि जो दुश्मन है शिखावत, उसका भी एक सीन आता है। यहाँ पर जो शिखावत है वो जैसे तैसे पुष्पा को एक्सपोज करने की कोशिश करता है। पुष्पा का जो लाल चंदन की तस्करी है उसके जो पूरा मामला है उसको एक्सपोज करने की शिखावत कोशिश करता है और वो भेष बदल कर जाता है जंगल में उन्हीं आदमियों के साथ जो कि पुष्पा के लिए काम करते हैं। यहाँ पर जब शिखावत जाता है वहाँ, तो ऐसे में शिखावत पहले तो लकड़ियाँ देखता है, सारा काम देखता है, फिर अपना नाम बताता है शिखावत। और यहाँ पर जो शिखावत है वो सभी जितने भी आदमी होते हैं उनको अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाता है पुलिस स्टेशन। लेकिन यहाँ पर जब पुष्पा को पता चलता है कि ये सब कुछ हुआ है, तो वो एक मतलब किसी लड़के की शादी होने वाली होती है, वो पुष्पा का ही आदमी होता है। ऐसे में पुष्पा उसे निकालने के लिए जाता है पुलिस स्टेशन और वहाँ पर जो भी कांस्टेबल होते हैं और जो भी पुलिस वाले होते हैं उन सबसे बोलता है कि तुम इस लड़के को निकाल के मतलब रिप्लेस कर दो, एक लड़का दूसरा जाएगा और जिसकी शादी है वो निकल जाएगा। ऐसे में जब वो निकलता है, पहले तो बहस होती है, लेकिन जब वो निकल जाता है और दूसरा चला जाता है तो पुष्पा देखता है कि उसके आदमी के चेस्ट पर एक निशान होता है मारने का। तो वो पूछता है कि ये कैसे लगा, तो फिर वो हड़बड़ाहट में बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, यानी कि जो शिखावत और पुलिस वाले हैं उन्होंने सभी आदमियों को पीटा था। और जब पुष्पा को ये पता चलता है तो पुष्पा एक नहीं बल्कि सभी लोगों को छुड़ा लेता है। हालांकि यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो पुष्पा को बोलते भी हैं कि हमारी नौकरी चली जाएगी, तो पुष्पा क्या कहता है कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे आदमियों को छुआ है तो मैं इन्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। और पुष्पा जितने भी वहाँ पर पुलिस वाले होते हैं सबको इतनी तनख्वाह दे देता है जो कि उनको मतलब रिटायरमेंट के बाद तक भी नहीं मिलनी होती। तो पुष्पा सबको पैसे देता है और भगा देता है, पूरा पुलिस स्टेशन खाली हो जाता है। और शिखावत जब आता है वापस लौटकर पुलिस स्टेशन, वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता, सिर्फ एक कांस्टेबल होता है, वो भी सिर्फ अपना इस्तीफा देने के लिए वहाँ पर मौजूद होता है और वो भी पैसे की पोटली लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शिखावत पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और यहाँ पर शिखावत जैसे तैसे अब जो अल्लू अर्जुन यानी कि पुष्पा हैं उनसे और भी ज़्यादा बदला लेने के लिए उत्साहित हो जाता है। यहाँ पर अब फिलहाल जो सिडप्पा है वो जैसे तैसे अपना सीएम पद संभालने के लिए पैसों की परवाह किए बिना ही चले जाते हैं वीर प्रताप रेड्डी के पास। और यहाँ पर जो वीर प्रताप रेड्डी हैं वो अब पहले तो बोलते हैं कि आखिर तुम्हारे सर पे किसका हाथ है, क्योंकि वो इतने सारे पैसे देने होते हैं। तो वो वीर प्रताप रेड्डी के भाई के पास पुष्पा होता है और सिडप्पा होता है वीर प्रताप रेड्डी के पास। और ऐसे में ये दोनों पैसों की हेर फेर करके जैसे तैसे सिडप्पा को सीएम बनाने की बात करते हैं। और यहीं पर जो पुष्पा है उसकी एक बड़े डीलर के साथ डील भी होती है। पुष्पा फिलहाल यहाँ सीएम बनाने की सिडप्पा को बात करके जाता है डीलर के पास और डीलर जो होता है वो तकरीबन 2000 कुछ टन की लाल तस्करी की जो लकड़ी होती है उसको मांगता है। ऐसे में पुष्पा पहले तो तेवर दिखाता है कि जाओ तुम्हें जिससे लेना है, मतलब पहले डील करता है। और जो डीलर होता है वो नहीं मानता, वो मानने को तैयार ही नहीं होता कि पुष्पा इतना बड़ा बिजनेस करता है या इतनी बड़ी तस्करी में शामिल है, क्योंकि पुष्पा वहाँ पहुँचा होता है ऑटो से। तो यहाँ पर जो डीलर है वो फिलहाल दिखाता है कि मुझे 10 टन लकड़ी कोई भी दे देगा आसानी से, तुम क्या समझते हो। लेकिन जब वो फ़ोन लगाता है तो सब पुष्पा को फ़ोन करते हैं कि हाँ भाई हमें इतना सामान चाहिए। तो वो समझ जाता है कि हाँ हर कोई पुष्पा से ही सामान लेकर उसको सप्लाई करता है। यहाँ पर वो डील करता है पुष्पा के साथ 2000 कुछ टन लकड़ी की, जिसके लिए पुष्पा मान जाता है। और पुष्पा यहाँ डीलिंग के दौरान ही ले जाता है, जो डीलर होता है उसका हेलीकॉप्टर ले जाता है, वो भी खरीद कर अपने उन पैसों से। और फिर उसके बाद जो वो डीलर होता है वो जाता है छोटे हाथी से। फिलहाल ये सीन खत्म होता है और इसी बीच पुष्पा जो है वो वापस चला जाता है और जो सिडप्पा है
वो भी सीएम बन जाता है और वो पुष्पा के घर पर आता है खाना खाने के लिए, सभी के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। यहाँ पर जो सीएम है वो ये भी बोलता है कि पूरा परिवार है उसके साथ मैं फ़ोटो खिंचवा लूँ, क्योंकि श्रीवल्ली की सिर्फ ये फ़ोटो मांगने की वजह से ही पुष्पा ने सीएम बदल दिया। तो ऐसे में सिडप्पा को डर लगता है कहीं उसकी भी कुर्सी ना चली जाए, इसलिए वो फ़ोटो वोटो खिंचवाता है। ये सब कुछ चलता है और फिर यहाँ पर जो पुष्पा है वो अब लाल चंदन की तस्करी के लिए अपना पूरा इंतज़ाम कर रहा होता है, मज़दूरों को बुलाता है जैसे तैसे, इतना भारी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए, और शिखावत जैसे तैसे पुष्पा को एक्सपोज करने के लिए ठान लेता है। वहीं दक्षा और जो मंगलम शीनू हैं वो भी शिखावत के साथ होते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो सिंडिकेट का मेंबर है वो मंगलम शीनू को बनाया जाए, इसी के पीछे वो लगे होते हैं। ऐसे में जो शिखावत है वो कैसे भी पुष्पा को एक्सपोज करना चाहता है, लेकिन सिडप्पा चाहता है कि सारा काम आसानी से चलता रहे, पैसा आता रहे, क्योंकि पुष्पा का जो मेन मुद्दा है वो है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में अपना राज करना, और इसीलिए उसने श्रीलंका के डीलर के साथ डील भी की थी। यहाँ पर फिलहाल शिखावत के पास सिडप्पा जाता है। वो शिखावत जो है उसकी पुरानी दुश्मनी है, किस तरीके से पुष्पा ने पिछले पार्ट में उसके कपड़े उतरवाए थे और फिर उसके साथ गेम खेला था, तो यहीं पर शिखावत इस चीज़ का भी बदला लेना चाहता है। तो सिडप्पा जाता है शिखावत के पास और कहता है कि तुम अपनी दुश्मनी छोड़ दो और हमारे मार्केट में किसी भी तरीके का असर ना पड़े, ना ही पैसों पे, तो तुम आपस में बातचीत करो। तो शिखावत पहले तो बोलता है कि मेरे उसने कपड़े उतरवाए थे, तो यहाँ पर सिडप्पा अपने कपड़े भी उतार देता है पुलिस स्टेशन के अंदर। लेकिन शिखावत फिर कहता है कि चलो तुम एक काम करो, पुष्पा से मुझे सॉरी बुलवा दो। और इसी पार्टी के दौरान पुष्पा जाता है वहाँ पर पार्टी में, जहाँ पर शिखावत ने पूरा इंतज़ाम किया होता है कि पुष्पा सॉरी बोलेगा, सब लोग सुनेंगे। और जब शिखावत के पास पुष्पा जाता है, दारू उसने पी होती है और उसकी वाइफ भी जाती है, सब जाते हैं, तो वो वहाँ सॉरी बोलता है। लेकिन यहाँ पर पुष्पा जब आ रहा होता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि आखिर ये उसने कितना छोटा काम कर दिया, उसे अपना चेहरा भी नहीं देखा जा रहा। तो पुष्पा जाता है वापस और फिर पार्टी में शिखावत जब अपनी गाड़ी में बैठ रहा होता है तो उसकी पार्टी में जाकर शिखावत की गाड़ी को धक्का मारता है, जो कि पूल में जाकर गिर जाती है पूरी जो कार है, और शिखावत भी पूल के अंदर गिर जाता है। और तब पुष्पा पूल के अंदर टॉयलेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर फिलहाल ये सब कुछ तो साफ है कि फिलहाल पुष्पा जो है वो किसी से ना तो डरेगा, ना ही किसी के सामने झुकेगा, और ना ही किसी के सामने अपनी इज्जत कम होने देगा, फिर चाहे वो शिखावत हो या फिर कोई और पॉलिटिशियन। यहाँ पर शिखावत को पुष्पा दिखा देता है कि वो ना तो तेरे सॉरी बोलेगा और ना ही तेरे सामने झुकेगा, तुझे जो करना है वो कर लो। और फिर पुष्पा यहाँ से चले जाता है। सिडप्पा भी देखकर सब कुछ हैरान रह जाता है। वो कहता है मैं जैसे तैसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम इन सब चीज़ों को बिगाड़ रहे हो। और यहाँ पर फिलहाल पुष्पा शिखावत को ये भी कह के जाता है कि अगर तेरे में दम है तो तू वो चंदन की तस्करी पकड़ के दिखा, जो कि मैं आउट ऑफ कंट्री यानी कि श्रीलंका भिजवाने वाला हूँ। अब शिखावत जो है वो पूरी तरीके से इस बात के पीछे लग जाता है कि वो कैसे भी चंदन की जो तस्करी की लकड़ियाँ हैं उसे पकड़ ले। वहीं दूसरी तरफ ये पुष्पा और श्रीवल्ली और पूरा परिवार जाता है मंदिर में, और यहीं पर जो श्रीवल्ली है वो बेहोश हो जाती है और तब पता चलता है कि श्रीवल्ली माँ बनने वाली है। ऐसे में पुष्पा काफ़ी खुश हो जाता है और वो धारण करता है माँ काली का रूप, यानी कि लेडीज़ का लुक, जो आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो पुष्पा ये लुक लेता है तो फिर एक गाना आता है, और यहीं पर जो कुछ लड़के होते हैं वो पुष्पा की जो भतीजी यानी कि जो उसे चाचा बोलती है, उस बड़े भाई की लड़की, उसको छेड़ते हैं। यहाँ पर पुष्पा उनके साथ मारपीट भी करता है, और फिर यहाँ पर पुष्पा पहले तो उन्हें बचा लेता है, उस लड़की को उनके साथ मारपीट करके, और फिर उन्हें साड़ी वाड़ी पहनाकर। जब भी पुष्पा का जो बड़ा भाई है वो भी आ जाता है, वो कहता है कि तुम ये करके क्या दिखाना चाहते हो मेरी लड़की को बचाकर। तो फिर श्रीवल्ली उसको बहुत सुनाती है पुष्पा के बड़े भाई को, और पुष्पा इमोशनल भी हो जाता है, तो श्रीवल्ली पुष्पा को ले जाती है। और ऐसे में जो बड़ा भाई है वो उन लड़कों को साड़ियाँ पहनाकर और फिर उनके बाल वाल काट कर पुष्पा के लोग, और वो उनको चलवाते हैं, पूरा घुमाते हैं उन लोगों के सामने, तो उनको इंसल्ट फील होता है। और इसी दौरान जो पुष्पा है वो भी अपने लाल चंदन की तस्करी की डीलिंग करा ही रहा होता है। तो जो लाल चंदन की तस्करी की जो लकड़ियां हैं वो उनको अपने बॉर्डर से पार करानी होती हैं। और शिखावत को समझ में आता है, वो बैठा होता है जब पुल पे, तो उसे समझ में आता है कि अगर नदी में पानी कम है तो जो पुष्पा है वो ना तो रोड से जाएगा और ना ही कहीं और से, बल्कि वो
पार कराएगा इन कम पानी वाली नदियों से अपने ट्रक्स को। और इसी दौरान उसको समझ में आ जाता है और वो सभी को, पूरी टीम को लगा देता है लकड़ियों को पकड़ने के लिए। और काफ़ी सारे ट्रक के पीछे पुलिस वाले भागते हैं, लेकिन इन्हें रोकने की कोशिश की जाती है हाथी के थ्रू और पानी बढ़ाने के थ्रू। लेकिन शिखावत जैसे तैसे सब कुछ पकड़ लेता है। वो बैलों के सहारे सारी जितनी भी लकड़ियां हैं उनको पकड़ लेता है। और इसी दौरान पुष्पा को भी पता चलता है, तो पुष्पा अपने आदमियों को बोलता है कि तुम वहां से कूद जाओ, ट्रक छोड़कर भाग जाओ। और सभी लोग चले जाते हैं और ट्रक वहां पर फैले रहते हैं। शिखावत को लगता है कि उसने लकड़ियां पकड़ ली हैं। और जब वो पुष्पा को एक्सपोज करने के लिए मीडिया को बुलाता है, तब उसे ये पता चलता है कि जो उसने लकड़ियाँ पकड़ी हैं वो लाल चंदन नहीं बल्कि नकली लाल चंदन है। और जो असली लकड़ियाँ हैं वो बॉर्डर पार कर चुकी हैं। वो भी जो बैल जिनके ऊपर वो खड़ा था, उन्हीं बैलों में चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, बैलगाड़ी जो होती है। और फिर वो लकड़ियाँ पहुँच गई हैं बॉर्डर के पार। ऐसे में फ़िलहाल वो श्रीलंका जाने से रोकने के लिए भी लकड़ियों के पीछे, मतलब लकड़ियों को रोकने के लिए जाता है लोगों के पीछे। लेकिन इससे पहले पुष्पा यहाँ पर बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में शिखावत की झंड कर देता है और शिखावत पुष्पा को एक्सपोज नहीं कर पाता। और फिर वो चलता है। चेन्नई बॉर्डर क्रॉस करने के दौरान ही जो शिखावत है वो जहाज़ के थ्रू कैसे भी लकड़ियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो तब भी नहीं रोक पाता, क्योंकि जो बॉर्डर के पार वाली यानी कि श्रीलंका की सेना है वो उसे क्रॉस ही नहीं करने देती। जहाज़ की एक सीमा होती है तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाते। ऐसे में जो डील होती है वो कंफर्म हो जाती है और पुष्पा बिना किसी झंझट के अपनी जो लकड़ियाँ होती हैं लाल चंदन की, वो पहुँचा देता है डीलर के पास। अब यहाँ पर शिखावत तो हार ही गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो वीर प्रताप रेड्डी है, उनका जो लड़का होता है वो किडनैप कर लेता है पुष्पा की भतीजी, यानी कि जो वो बच्ची होती है उसके बड़े भाई की लड़की, जो उसे चाचा बोलती है, उसको किडनैप कर लेता है और पैसों की मांग करता है। ऐसे में पुष्पा अकेला जाता है। पहले तो वो ऐलान करता है कि अगर लड़की को कुछ भी हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। और फिर यहाँ पर पुष्पा जाता है अकेला गुफा के अंदर, यानी कि जो पूरा एक बना होता है उनका सीन, जहाँ पर प्लॉट बना होता है, तो वहाँ पर वो जाता है पैसे लेकर। पैसों की बारिश वो हेलीकॉप्टर से करता है। और जो लड़की होती है वो, जो मतलब उसे पता चलता है कि वीर प्रताप रेड्डी के घर का इकलौता वारिस है वो लड़का, जिसने कि उसकी बहन को किडनैप किया। ऐसे में सिडप्पा बोलता है कि तुम उस लड़के को कुछ भी मत करना, क्योंकि वो वीर प्रताप रेड्डी का इकलौता वारिस है। ऐसे में फ़िलहाल पुष्पा इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो गुस्से में अपनी भतीजी को बचाने के चक्कर में सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि वो लोग पुष्पा को ईमानदारी से लड़की नहीं देते बल्कि उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। यहाँ पर जब लास्ट में सबको पुष्पा मार देता है और उनको बचाने के लिए, यानी कि जो उसका वीर प्रताप रेड्डी का इकलौता वारिस होता है, उसको बचाने के लिए उसके लोग पहुंचते हैं। तो ऐसे में पुष्पा पहले तो उसको मतलब छोड़ता है। उनको लगता है कि पुष्पा ने उसको जाने दिया, लेकिन पुष्पा उठाता है त्रिशूल और वीर प्रताप रेड्डी के इकलौते वारिस के ऊपर वो चला देता है। ऐसे में वो भी मर जाता है। और जब उसका बाप आता है उसको बचाने के लिए, तो पुष्पा उसके बाप को भी मार देता है, क्योंकि वो उस लड़की को पकड़ लेता है जो कि उसकी भतीजी होती है। ऐसे में फिलहाल यहाँ पर फाइट खत्म होती है, लेकिन अब पुष्पा के जो नए दुश्मन है वो यहाँ पर पैदा हो जाएंगे। और जो पुष्पा का बड़ा भाई, यानी कि पुष्पा का जो बड़ा भाई है, वो भी रिग्रेट करता है कि उसने पुष्पा को गलत समझा, उससे खानदान का नाम छीना। तो वो शादी में, उसकी भतीजी की शादी में उसको बुलाने के लिए घर जाता है, जहाँ पर ये सब कुछ सीन चल रहा होता है। काफ़ी इमोशनल होती हैं सारी चीज़ें। और फिर पुष्पा, श्रीवल्ली, उसका पूरा परिवार जाता है अपने बड़े भाई की बेटी की शादी में, और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें यहाँ क्लूज छोड़ दिया गया है कि आगे क्या होगा और किस तरीके से उसने वीर प्रताप रेड्डी के इकलौते वारिस को मारा है, उसका बदला लिया जाएगा। और शिखावत किस तरीके से आएगा दोबारा, ये नहीं, ये तो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात जो फिलहाल कही जा रही है कि इस बार आपको पुष्पा 3 में विजय देवराकोंडा भी नजर आएंगे। हालांकि आपको बता दें कि पुष्पा 2 के सभी गाने काफ़ी सुपर डुपर हिट हैं, और पुष्पा 2 अगर आपने नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। वास्तव में बेहद इमोशनल कहानी है और साथ ही काफ़ी फाइटिंग भी इसमें दिखाई गई है।
लेकिन यहाँ पुष्पा 2 में जो लोगों का क्रेज़ है, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं वो फुल पैसा वसूल है। बाय द वे, आपने पुष्पा देखी या नहीं, और पुष्पा अगर आपने देखी है तो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें। हालाँकि यहाँ पर श्रीवल्ली का जो किरदार है वो बहुत अच्छे से प्ले किया गया है रश्मिका की तरफ से, और अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए परफेक्ट कहे जाते हैं, और यही वजह है कि अब पुष्पा 2 की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है लोगों के बीच। हालाँकि ये भी कहा जा रहा है कि पुष्पा 3 का जो पार्ट है उसमें शेखावत यानी कि फहाद खान नज़र नहीं आएंगे। इसके पीछे की एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं उनका डायरेक्टर के साथ कुछ अनबन है। हालाँकि क्या होगा पुष्पा 3 में और किस तरीके से पुष्पा 3 की कहानी आगे बढ़ेगी, ये भी हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल जो पुष्पा 2 है वो इस वक्त सभी के छक्के छुड़ा रही है, क्योंकि पुष्पा 2 की बराबरी कर पाना किसी भी बॉलीवुड एक्टर के बस की बात नहीं बचा है। हालांकि यहाँ पर ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं हो कि साउथ की जितनी भी फिल्म्स हैं वो इस वक्त लोगों की पसंदीदा लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या पुष्पा 2 को टक्कर दे सकती है बॉलीवुड की कोई भी फिल्म? कमेंट में जरूर बताएं। गप्पू ताई चली फिर मिलेगी किसी नई और सुपर डुपर खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए गप्पू ताई, और ये भी बताइए कि पुष्पा 2 आप कब देखने जाने वाले हैं, और अगर देखी है तो बताइए आपको कैसी लगी। क्या आपने भी इस मूवी को देखकर रप्पा रप्पा कहना शुरू कर दिया है या फिर नहीं?